So welcome all of you. Today is our topic How did Hyderabad became the part of India? आज इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हैदराबाद जो 1947 में एक रियासत हुआ करती थी, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रियासत, वो आखिर भारत का पार्ट कैसे बन गई, क्योंकि उनका कभी भी भारत के साथ मिलने का कोई एम नहीं था, ना कोई उद्देश्य था। हैदराबाद जो रियासत के निजाम थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे। तो आखिर वो कौन से रीजन थे कि जिसके बाद हैदराबाद रियासत को भारत के साथ मिलने पर मजबूर होना पड़ा, और आखिर कैसे आज हैदराबाद भारत का पार्ट है या उस समय बन चुका था। तो इसी पे डिस्कस करते हैं। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का कह सकते हैं, सॉरी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इन 1724 निजाम उल मुल्क, ये अब जो है ना ये उल है, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया है, इसको उल पढ़ना, आप रीड करना। सो 1724 में 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां स्टेब्लिश्ड हैदराबाद। तो 1724 में ये जो निजाम उल मुल्क आसफ जहां था, इसने हैदराबाद रियासत को स्टेब्लिश किया था। देखते हैं, थोड़ा सा मैप में हम समझ लेते हैं। ये हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, तो ये उस समय तो काफी बड़ी थी, और उस समय इसमें कुछ कर्नाटक के, तेलंगाना के और महाराष्ट्र के काफी बड़े कह सकते हैं हिस्से आया करते थे। तो ये भारत के साउथर्न साइड में थी, और तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से में हैदराबाद रियासत फैली हुई थी और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी। और इसको निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने इस्टेब्लिश करा था। इसके पहले यहाँ पर मुगलों का रूल था, लेकिन 1707 में लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो औरंगजेब था, उसकी डेथ के बाद में यहाँ पे निजाम उल मुल्क ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था और इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये थी हैदराबाद रियासत। इसको ठीक से देख लीजिए आप मैप में, तो समझ में आ जाएगा। तो इसी हैदराबाद रियासत को जो 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने एस्टेब्लिश की थी, अब क्या था, 1798 में द रॉयल स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एग्री टू ब्रिटिश प्रोटेक्शन अंडर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। देखिए, 1724 में जो निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद एस्टेब्लिश करा था, तो वो कब तक रूल करते रहे, 1798 तक वो रूल करते रहे। लेकिन यहां एक चीज समझना है कि इसी दौरान भारत में ब्रिटिश भी थे, ब्रिटिश भी रूल कर रहे थे। तो जिस तरह से ब्रिटिशों ने भारत के अलग अलग स्टेटों पे अटैक कर करके उन पे कब्जा कर लिया था, उनको ऑक्यूपाई कर लिया था और उनको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था, ब्रिटिशों ने अपने अंडर में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था भारत के अलग अलग राज्यों को। ठीक उसी तरह से हैदराबाद रियासत को भी ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन कैसे? देखिए, ब्रिटिशों का गवर्नर जनरल थे, कह सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कह सकते हैं, ब्रिटिशों के तो नहीं, कि भारत के गवर्नर जनरल थे, और उस समय उन्हीं का बनाए हुए रूल्स, रेगुलेशन, जो नियम है वो भारत में लागू होते थे। तो उन्होंने उस समय क्या कहा था, एक ट्रीटी कह सकते हैं एक बनाई थी, या एक प्रपोजल दिया था भारत के अलग अलग स्टेटों को। वो था सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि। यह सहायक संधि ऐसी थी कि लॉर्ड वेलेस्ली का कहना था कि जो भी भारत के अलग अलग स्टेट हैं, अगर वो स्टेट के राजा महाराजा ये कह देते हैं कि हाँ, हमारा स्टेट हम ब्रिटिशों के अंडरटेकिंग दे रहे हैं या उस पर ब्रिटिशों का अधिकार मान रहे हैं, तो हम उस रियासत में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके इंटरनल मैटर में, और उस रियासत पे हम भी कभी अटैक नहीं करेंगे, ना इंटरफेयर करेंगे, ना उस रियासत पे हम कभी अटैक करेंगे, या उस स्टेट पे भी हम कभी अटैक नहीं करेंगे। और अगर कोई बाहर से उस रियासत पे अटैक करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो हम उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। तो ये उनकी सब्सिडरी अलायंस थी, और इसी सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने भारत के अलग अलग स्टेट के राजा महाराजाओं को बोला कि आप अपनी जो रियासत है उसको एक बार बस ब्रिटिशों के अंडरटेकिंग कर दिया जाए, कह दें कि हाँ, आज से आप ब्रिटिशों के कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन चुके हैं, तो हम कभी अटैक करेंगे नहीं, और ना आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे, और अगर बाहर से कोई आपके रियासत पे अटैक करेगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी। तो इसी सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशों ने भारत के अलग अलग स्टेटों को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था, क्योंकि बहुत से राजा महाराजा जो डरा करते थे दूसरे लोगों से कि कहीं दूसरे भारत के हिस्से में, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग होते थे, वो आपस में ही लड़ते थे। तो बहुत से ऐसे थे जिनको डर था, तो उन्होंने ब्रिटिशों की सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया और यह मान लिया कि हाँ, आज से हमारी रियासतें ब्रिटिशों की हो चुकी हैं।
और अब यहाँ पे ब्रिटिशों का कहीं ना कहीं कब्जा है। लेकिन हाँ, ये इंडिपेंडेंट तो उस समय भी थे। ब्रिटिशों का कहना यह था कि आप ये कह दीजिए कि हाँ, आज से ही आपकी रियासत हमारे अंडर में आ रही है और इसकी देखिए फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, विदेश नीति हम डिसाइड करेंगे, बाकी आप इंटरनल मैटर आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे और अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो हम उससे आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। तो इसी सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग 1798 में इस हैदराबाद को भी ब्रिटिशों ने अपने में मिला लिया था। मतलब यह हैदराबाद रियासत के जो राजा हुआ करते थे या किंग हुआ करते थे, उन्होंने इस सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था और ये मान लिया था कि आज से हैदराबाद किसका पार्ट हो गया, ब्रिटिशों का पार्ट हो गया सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए, अब ये कब तक रहा था, 1947 तक। 1798 में इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करी थी और जब 1947 तक रहे थे, क्योंकि 1947 के बाद में भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था और जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने क्या करा था, उनके जो लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इन्हीं सारी रियासतों को ये कहा था कि या तो आप भारत के साथ मिल जाएं या आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या तो आप अपनी रियासत को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। चाहे तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भारत इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए या आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रियासत के खुद राजा बने रहना चाहते हैं, खुद के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी रियासत के खुद राजा बने। तो ये लॉर्ड वाइसराय जो माउंटबेटन थे उन्होंने कह दिया था, क्योंकि उस समय देखिए दो कंट्रियां बन रही थी। हम जानते हैं 1947 में भारत का डिवाइडेशन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप में अब हम देख लेते हैं कि देखिए, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था ना, आजाद हुआ था, तब दो बने थे, एक इंडिया बना था, एक पाकिस्तान। तो उस समय दो पाकिस्तान बने थे। देखिए, एक आपको दिख रहा होगा वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा आपको इस तरफ दिख रहा है ईस्ट पाकिस्तान। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब दो पाकिस्तान थे, याद रखना ये बिल्कुल, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। हालांकि आज तो ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि 1971 में 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरीके से एबोलिश हो गया था और यहाँ पे इसकी जगह एक बांग्लादेश बना था। मतलब ईस्ट पाकिस्तान आज नहीं है, आज यहाँ पे बांग्लादेश है। तो क्योंकि वहां पे भी 1971 में बहुत से रिवोल्ट हुए थे और वहां के ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, इन्होंने मना कर दिया था कि हमको इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो बाद में इसकी जगह ही बांग्लादेश एस्टेब्लिश हुआ था। तो हम अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां यह समझना है कि 1947 में दो पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान अब नहीं है, 1971 के बाद से वो जो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट है आज का बांग्लादेश कहलाता है। तो ठीक है, दो पाकिस्तान बन गए थे। लेकिन इसके साथ ही जो लॉर्ड वाइसराय माउंटबेटन थे, इन्होंने भारत के अंदर जो बहुत सी रियासतें थी उनको भी ये परमिशन दे दी थी कि चाहे तो आप पाकिस्तान का पार्ट बने, चाहे तो आप इंडिया का पार्ट बने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इस समय, क्योंकि उनको पूरी कह सकते हैं छूट दे दी गई थी कि चाहे तो आप इंडिया का पार्ट बन जाए, चाहे तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। तो उस समय हमारे जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उनकी एक इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने भारत की सारी रियासतों को राजाओं से मिले और उनको तरह तरह से तैयार करा और उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया। उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। ये बहुत मुश्किल काम था कि इंडिया को एक पूरा यूनिफाइड कर दिया या इंडिया का यूनिफिकेशन कर दिया। यह सरदार पटेल ने करा था कि सारी रियासत के राजाओं से मिलना, उनको जाना, उनको तरह तरह से मनाया गया, उनको एग्री किया गया और उनको कहा गया कि हम सब मिलकर एक इंडिया बनाते हैं। तो सारी रियासतों के कह सकते राजाओं ने मान लिया था, लेकिन कुछ रियासतें थी जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, ट्रावनकोर था, इन रियासतों के राजाओं ने भारत से मिलने से मना कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद का। आज हम इस वीडियो में हैदराबाद का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हैदराबाद देखिए बिल्कुल भारत के बीचों बीच है। इस हैदराबाद के जो रियासत के जो किंग हुआ करते थे उस समय लास्ट, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं भारत का या इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि खुद ब्रिटिशों के वाइसराय माउंटबेटन ने हमको परमिशन दी है और उनने परमिशन दी थी तो इन पे हम किसी तरह की जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर इंडिया का ये पार्ट नहीं बनेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच आप देखिए, ये फिर क्या इंडिपेंडेंट रहेंगे तो भारत के बीच में ही या तो एक कोई नया देश बन जाएगा, या इनका ये कहना यह भी था कि या तो मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो मुस्लिम्स हुआ करते थे और पाकिस्तान मुस्लिमों के बेस पे ये कंट्री बना था। तो इनका कहना यह था कि या तो मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाऊंगा, भारत के साथ तो मुझे मिलना ही नहीं, या मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव, कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट जो था वो पाकिस्तान के साथ था। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वेस्ट पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। अब भारत के बीचों बीच
कह सकते हैं अगर एक और पाकिस्तान बन जाएगा तो वो कितनी प्रॉब्लम देगा। यह कंडीशन ये आ गई थी, इसलिए हैदराबाद को जरूरी हो गया था कि इंडियन यूनियन का पार्ट बना लेना, ठीक है ना। इसी के लिए 1947 में हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। ये देखिए, इसको एक बार मैप में ढंग से देख लेना, आप समझ लेना आखिर ये क्या था। इसके बाद ही 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था तो हमारे होम मिनिस्टर, कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार पटेल ने रिक्वेस्ट की थी उस्मान अली आसफ जहां से, जिसे अलग अलग रियासतों के राजाओं के पास वो जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे। बहुत से रियासतों के राजाओं ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा था, क्योंकि उस समय भारत में 552 के समथिंग रियासतें थी और सबको सरदार पटेल ने इस चीज के लिए एक्सेप्ट करवा लिया था कि हम सब मिलकर एक यूनियन बनाते हैं और एक वही इंडियन यूनियन रहेगा। तो एक बहुत बड़ा काम था, इसी के कारण सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष थे। तो 1947 में इस रियासत के राजा के पास भी गए थे उस्मान अली आसफ, जहां उस समय यहाँ के निजाम थे जो 7th लास्ट निजाम थे उस्मान अली आसफ जहां, इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने स्टेट को जो हैदराबाद है इसको इंडिया में ज्वाइन करें, मगर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका साफ कहना था कि इंडिया के साथ तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि निजाम का कहीं ना कहीं झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, या तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो इंडिपेंडेंट भी रख सकता हूं। तो उन्होंने साफ सरदार पटेल को मना कर दिया। ये थे उस्मान अली आसफ जहां, ये थे हैदराबाद रियासत के राजा। ये पूरी तरीके से इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं अपनी रियासत को भारत के साथ नहीं मिलाऊंगा। और इनको उस समय ये भी ट्रीटी थी कि ठीक है, अगर आप भारत का पार्ट नहीं बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान से भी कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इनने शुरू में ये कह दिया था कि हाँ, मैं पाकिस्तान से भी कोई रिलेशन नहीं रखूंगा, लेकिन बाद में कुछ न्यूज़ें इनके बारे में ऐसी मिल रही थी कि इन्होंने पाकिस्तान को 2 करोड़ रुपए की हेल्प की थी। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे, पाकिस्तान भी इनको हेल्प कर रहा था। इनके काफी एजेंट इन्होंने पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिए थे, पाकिस्तान के एजेंट यहाँ पे डिप्लॉय थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ था वो दिखने लगा था। ठीक इसी समय हैदराबाद में MIM एक ग्रुप बन गया था, इसको कहा गया था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये एक पार्टी थी, ठीक है ना। और इस पार्टी का सोचना यह था कि हम पूरे हैदराबाद को एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत खतरनाक स्थिति आ गई थी उस समय बहुत, कि इनका ये सोचना था कि हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखेंगे। दूसरी बात, ना तो ये इंडिया की कोई करेंसी यूज कर रहे थे, ना इंडिया से किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब भारत के साथ इन्होंने सारे रिलेशन खत्म कर दिए थे, जबकि थे ये भारत के बीच में ही। और इनसे साफ इनने शुरू में ये कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और धीरे धीरे ये कर रहे थे। और फिर MIM इनका ग्रुप बन गया। MIM जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर थे वो थे बहादुर जंग। उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली थी। बहादुर जंग की डेथ होने के बाद में कासिम रिजवी इनकी खुद की एक आर्मी, जो राजकारों की आर्मी कहलाती है। बहुत से मुस्लिमों को इनने अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया था, जिनको राजकार कहा जाता था। इनकी खुद की आर्मी तो थी, लेकिन एक प्राइवेट आर्मी भी इन्होंने बना ली थी, जिसके मेन लीडर बन गए थे कासिम रिजवी। ये तो थे उस्मान अली आसफ जहां, तो ये तो वहां के राजा थे, लेकिन कासिम रिजवी जो थे इनकी आर्मी के, कह सकते राजकारों की आर्मी के लीडर बन गए थे। और वहां पे राजकारों की जो आर्मी थी वो वहां पे जो गैर मुस्लिम्स थे, जो दूसरे मजहब के लोग थे, उनको मार रही थी, पीट रही थी, उनके यहाँ कत्लेआम कर रहे थे। मतलब हैदराबाद में उस समय काफी मारपीट चल रही थी, कत्लेआम चल रहा था दूसरे मजहब के लोगों का, क्योंकि इनका यह सोचना था कि हम इसको एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। जबकि वहां के जो हिंदू थे और जो गैर मजहब के लोग थे वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए। ठीक इसी समय स्वामी रामनंद तीर्थ थे, उन्होंने तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर एक हिंदू महासभा का गठन किया। और उस हिंदू महासभा ने ये कहा कि हम इंडिया का यूनियन का पार्ट बनना चाहते, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ इंटरेस्टेड थे और इनकी खुद की एक आर्मी भी थी राजकारों की। तो इन्होंने उस हिंदू महासभा के लोगों को मारा पीटा, उनकी औरतों और बच्चों को उठा ले गए, काफी कत्लेआम हुआ, काफी लूटपाट करी इन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट बने। और कोई भी वहां पे इंडिया के फेवर में नहीं बोल सकता था, यहां तक कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे फर्स्ट रिवोल्ट निजाम शाही जो इनका एम्पायर था उसके अगेंस्ट स्टार्ट करा था। तब भी राजकारों की आर्मी ने उनको मारा पीटा, उनके काफी लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, उनको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। कई लोगों का तो पता ही नहीं था कि कहां चले गए, और पूरी तरीके से इंडिया से रिलेशन खत्म कर दिए थे। पाकिस्तान से ये हेल्प ले रहे थे, हेल्प दे रहे थे। पाकिस्तान में कह सकते हैं जो ईस्टर्न पाकिस्तान आपने मैप में देखा है, उससे हैदराबाद में काफी हेल्प पहुंच रही थी, हथियार पहुंच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से हथियार मंगवाया जा रहा था, चेकोस्लोवाकिया से हथियार मंगवा रहे थे। तो डिफेंस मिनिस्टर सरदार पटेल का कहना यह था कि अब बहुत हो चुका है, अब इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो एक ऑटोनोमस के तौर पर आप रहेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी यह थोड़ी ना रहेगी कि आप दूसरी कंट्रियों से हथियार मंगवा लें और वहां पे गैर मुस्लिम्सों को मारना स्टार्ट कर दें। यह तो बहुत गलत हो जाएगा।
लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे। इसकी ही कई बार कंप्लेंट माउंटबेटन को की गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, जैसे ही भारत 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी के बाद निजाम ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब ना हम भारत के साथ मिलेंगे ना पाकिस्तान के साथ, ये इनका कहना था। लेकिन बाद में इन्होंने पाकिस्तान से काफी रिलेशन बनाए थे, और मैंने कहा जैसे पाकिस्तान के कई एजेंट यहाँ थे जो इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, ये पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे, पाकिस्तान इनको हेल्प कर रहा था। फिर 1948 में, इसके पहले ही देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी एक कोशिश की थी जिसमें एक एग्रीमेंट इनको दिया था डील के लिए उस्मान अली आसफ जहां को, कि आप इंडिया के अंदर है। देखिए इंडिया के अंदर, उनका भी यही कहना था कि इंडिया के अंदर होते हुए आप इंडिया से दूर नहीं रह सकते। उनका यह कहना था कि आप इंडिया के अंदर तो आना ही, मैप में देखना पूरी तरह से इंडिया के अंदर आ रहा है हैदराबाद रियासत, तो आप एक ऑटोनोमस डोमिनियन नेशन बन जाइए अंडर इंडिया के। मतलब ये रही है कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपका आजाद आप रहेंगे, लेकिन आपकी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी, आप दूसरे देशों से जो रिलेशन बना रहे हैं, वो सब इंडिया डिसाइड करेगा। मतलब इंडिया को मेन पावर रहेगी आपके फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने की। आप अपने ऑर्डर दे सकते हैं, आप राजा वहां के बने रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिया के अंडर में रहेंगे, जैसे आप पहले ब्रिटिशों के अंडर में थे। लेकिन इसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया, इनको काफी मनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने काफी कोशिश की गई, कि लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे ये बात कि इंडिया के, इनका भी ये कहना था कि आप इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया से दूर नहीं रह सकते। तो इन्होंने काफी कोशिश की गई थी कि एक बार हैदराबाद की कोशिश कर ले, लेकिन वही हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया के साथ तो रहना ही नहीं चाहते हैं और हमें रहना ही नहीं है। सरदार पटेल ने फिर कोशिश की गई इनको काफी मनाने की। ये सरदार पटेल थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन फिर उस्मान अली आसफ जहां ने साफ मना कर दिया। लेकिन लगातार खबरें ये आ रही थी कि वहां पे गैर मजहब के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और लगातार इनकी राजकारों की आर्मी वहां पे लोगों के घरों में घुस के लूटपाट मचा रही है, और इनके पाकिस्तान से रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका कहना यह था कि देखिए इस मैटर को पीसफुली हम सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि मैटर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि हम जहां तक संभव है इस मैटर को पीसफुली सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार पटेल, इनका कहना था कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से राजकारों की आर्मी वहां पे कत्लेआम कर रही है, मनमानी कर रही है, और इन्होंने चेकोस्लोवाकिया से हजारों करोड़ रुपए का कह सकते हथियारों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया था, ऑस्ट्रेलिया से इनके हथियार सप्लाई हो रहे थे। तो इतने हथियार ये क्यों खरीद रहे हैं? क्या वहां पे ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारना चाहते? तो ऐसी इनका इंटेंशन देखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो सरदार पटेल है, इन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और इन सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो, और जिसको कैटरपिलर भी बोला जाता है इंडिया के कई पार्टों में, तो ऑपरेशन पोलो तो फेमस है, लेकिन कैटरपिलर भी इसको बोला जाता है, कैटरपिलर स्टार्ट किया गया, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर सरदार पटेल ने यह कहा कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हैदराबाद को हिंदुस्तान के दिल में नासूर नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आज ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो इन फ्यूचर भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि भारत के बीचों बीच रहते हुए ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र करेंगे, और ये उस समय से होने लगा था। तो ये पूरी तरह से इंडियन आर्मी, हालांकि उस समय ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत भी 1947 में भी इंडिपेंडेंट हुआ है, और जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ है वैसे ही भारत दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड की नेशन का अट्रैक्शन था, अटेंशन था पूरी भारत की तरफ। वो भी ध्यान रख रहे थे कि इस समय भारत की कंडीशन क्या चल रही है। तो बहुत सोच समझ के और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी को कहा गया कि ये बहुत हो चुका है, और इनकी जो राजकारों की आर्मी है, जिसकी कह सकते हैं टोटल संख्या 2 लाख तक है, इसके अलावा इनकी खुद की आर्मी तो अलग है, जो वहां पे कत्लेआम मच रहा है उन सबको खत्म करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हैदराबाद को इंडिया यूनियन का हमको पार्ट बनाने। तो काफी सीक्रेट मिशन चलाया था ताकि दूसरी कंट्रियों तक खबर नहीं पहुंच जाए, अदरवाइज उस समय बहुत रोक लग जाती कि भारत सरकार अभी अभी जो आजाद हुई है ब्रिटिश से, वो खुद दूसरी कंट्रियों पे अटैक कर रही है। तो ये ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो स्टार्ट किया गया, और 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने देखते हुए वहां की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, हैदराबाद में अटैक कर दिया। 36,000 इंडियन आर्मी का टॉप कह सकते हैं सोल्जर हैदराबाद पे अटैक कर दिया, जिसमें 2 लाख की हैदराबाद की राजकारों की आर्मी थी, और कुछ और उनकी भी आर्मी थी, जिनसे कंटिन्यू 5 दिन तक लड़ाई चलती रही। देखिए 13 सितंबर को अटैक करा था, और 18 सितंबर को कंटिन्यू 5 दिन की लड़ाई चली थी, और 5 दिन की लड़ाई में भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ पे, और निजाम की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि निजाम की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो इंडियन आर्मी का कह सकते सामना कर सके।
लेकिन इस समय इन्होंने काफी ये भी बोला था कि अगर हैदराबाद से रेडियो पर इन्होंने ये भी डिक्लेरेशन करा था कि अगर हैदराबाद पे अटैक किया गया है तो हम भी लड़ेंगे और हजारों पाकिस्तानी ट्रुप्स भारत पर अटैक कर देंगे, और जो हैदराबाद के एयरक्राफ्ट है वो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता पे बम बरसा देंगे। इस तरह का इन्होंने उस्मान अली आसफ जहां का ये कहना था, मतलब पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट हो चुके थे। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, हमारे इंडियन आर्मी ने इनके सारे मिशन फेल कर दिए, ना कोई बॉम्बे पे बम गिरे, ना कलकत्ता पे बम गिरे, और ना कोई पाकिस्तान ने अटैक करा। तो 5 दिन की लड़ाई में निजाम की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था और इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और फाइनली ये हुआ था कि इनकी आर्मी के सरेंडर करते ही देखिए इनकी आर्मी के जो थे ये अहमद अल एदुर्स, ये जो आप राइट हैंड पे अभी देख रहे हैं ना, ये हमारे मेजर जनरल थे जिनका नाम था जयंत नाथ चौधरी। ये हमारी इंडियन आर्मी के मेन लीडर थे जिनकी पूरी लीडरशिप में ये ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था। जयंत नाथ चौधरी आप राइट हैंड पे देखेंगे, और लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे अहमद अल एदुर्स, ये कह सकते हैं हैदराबाद की आर्मी के जनरल थे। तो ये पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं जयंत नाथ चौधरी के सामने। तो इस तरह से इन्होंने सरेंडर कर दिया था और मान लिया गया था कि हाँ हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट है, और उसके बाद में निजाम को पकड़ा गया था। हालांकि इनको मारा नहीं गया था, ना कोई इनको जेल में बंद किया गया था, इनको उसी तरह से, क्योंकि सरदार पटेल ने कहा था पहले भी कि अगर आप हैदराबाद को इंडियन यूनियन का पार्ट बना लेंगे तो हम आपको बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी फैसिलिटी देंगे, पेंशन भी देंगे, आप राजा भी बने रह सकते हैं। तो उनको ऐसा नहीं मारा गया था, इनको काफी कह सकते हैं प्रोटेक्शन दिया था उस समय। लेकिन बस इनसे ये कहा गया था कि अब हैदराबाद को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पेपर है उस पर साइन कर दो, मतलब हैदराबाद को भारत में विलय करने पर तैयार हो जाओ। तो फाइनली ये तैयार हो गए थे, क्योंकि इनके पास तो उस समय कुछ बचा ही नहीं था। तो तैयार हुए थे, इस तरह से हैदराबाद इंडियन यूनियन का कहीं ना कहीं पार्ट बन गया था। इसके अंदर पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी भारत पर ब्लेम लगाने की, कह सकते हैं अमेरिका से भी हेल्प मांगी थी, लेकिन उनको भी किसी तरह की हेल्प नहीं मिली थी। और पाकिस्तान का ये कहना था कि हैदराबाद को अपना पार्ट बना लिया है, और काफी उस पर विवाद भी हुए थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकता था ऐसा। इसके बाद में ही जो इनके मेन देखिए जो MIM जो पार्टी थी इनकी, जिनके कह सकते हैं इनने बनाई थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो जो पार्टी थी उनके जितने भी लीडर थे उनको वो पाकिस्तान के फेवर करते थे। उनको सबको पकड़ा इंडियन आर्मी ने और बोला कि आप सब पाकिस्तान चले जाइए। उनको सबको पाकिस्तान भगा दिया गया जितने थे। कासिम रिजवी जो कह सकते हैं हैदराबाद की राजकारों की आर्मी थी, उनको भी कह सकते हैं पाकिस्तान भेज दिया गया पूरी तरीके से, राजकारों के कासिम रिजवी को। तो जो कासिम रिजवी थे जब ये पाकिस्तान जा रहे थे तो ये किसके लीडर थे? कहीं ना कहीं MIM के लीडर थे। तो इनको ऐसा लगने लगा कि मेरे जाने के बाद ये MIM जो पार्टी हमारी बनी हुई है, ये भी समझ लेना आप ध्यान से कि हमारी जो MIM पार्टी बनी हुई है इसका क्या होगा। तो इन्होंने क्या करा था, वहां पे फिर एक मीटिंग रखी थी जिसमें अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम का एक वकील था, जिसने कहा था कि मैं अभी से MIM पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं। और उस अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम का जो लॉयर था उसने इस MIM पार्टी का नाम बदलकर चेंज कर दिया था। उसका नाम कर दिया था ऑल इंडिया MIM, यानी ALMIM। इसका नाम था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मतलब अब ये इंडिया के लिए वर्क करेगी, पहले इंडिया के लिए वर्क नहीं करती थी। अब इनका ये कहना था, ये जो नए लॉयर थे जिन्होंने अब्दुल वाहिद इनका नाम था, इनने कहा था कि मैं तो भारत को ज्वाइन कर रहा हूं और मेरी पार्टी को चेंज करके ALMIM कर दूंगा, मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज जो हम देख रहे हैं ना, ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये इसी पार्टी के लीडर हैं जो हैदराबाद में कहीं ना कहीं हैदराबाद से कह सकते हैं इलेक्शन लड़ते हैं और वहां के कह सकते हैं सांसद बने हुए हैं। तो ये वही पार्टी है ये, और इनके सबके उस समय के जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे सबको पाकिस्तान भेज दिया गया था और फाइनली ये इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इसमें कैजुअलिटी भी काफी हुई थी कई लोगों का। इसके बाद एक इंडियन गवर्नमेंट ने सुंदरलाल कमेटी बनाई थी कि आखिर इस पूरे युद्ध में ऑपरेशन पोलो में कितनी कैजुअलिटीज हुई थी। तो सुंदरलाल कमेटी बनी थी जिसका मानना था कि 30 से 40 हजार लोगों को उस समय जान गई थी वहां पे उस पूरे ऑपरेशन पोलो में। और कुछ लोगों का तो मानना था 2 लाख तक लोगों को मारा गया था और 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। और 2013-14 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई थी सुंदरलाल कमेटी की, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तो इसको कह सकते हैं एक नेशनलिटी और हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस रिपोर्ट को डिक्लेयर पूरी तरह से नहीं किया गया। लेकिन फाइनली ये था कि हाँ, हैदराबाद तो इंडिया के दिल में नासूर नहीं बना और उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया। और ये सब हमारे डिफेंस मिनिस्टर सरदार पटेल के कारण हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।